हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, यानी कि क्रमचय और संचय। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आपने एक देखिए नाम सुना होगा महावीर स्वामी जी का। तो आपको भी पता है कि जो महावीर स्वामी जी हैं उन्होंने गणित की कई सारी शाखाओं में अपना योगदान दिया है। तो विश्व के पहले जैन गणितज्ञ हैं जिनको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय के जो व्यापक सूत्र भी आप लोग जानेंगे, उनका जो श्रेय है वो महावीर स्वामी जी को जाता है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, क्रमचय और संचय होते क्या हैं, तो इसको समझने से पहले हम लोग इसमें एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे यानी सिद्धांत पढ़ेंगे। और उस सिद्धांत है गणना का आधारभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखिए, ये होता क्या है, क्योंकि पढ़ना आपको ये इसलिए है क्योंकि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो जन्म है वो इसी सिद्धांत से हुआ है। और देखिए, मैंने आपको जैसे सिद्धांत का नेम बताया है कि गणना का आधारभूत सिद्धांत। अब इतना बड़ा नाम है, आप सोचेंगे ये है क्या आखिर। तो ये समझने से पहले देखिए, जो मैं आपको बताऊंगा वो सिद्धांत यही कहेगा, लेकिन चूंकि हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे आखिर इसमें हम लोग करेंगे क्या है, सिद्धांत हमसे क्या कहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप जैसे मान के चलिए, आपके पास 3 पैंट हैं, ये पहली पैंट है और ये दूसरी पैंट है और आपके पास एक तीसरी पैंट है। आप सपोज करिए आपके पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। मान लेते हैं एक शर्ट ए है हमारे पास और एक शर्ट ए है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप कितने जोड़ी कपड़े बना सकते हैं, यानी आप 3 पैंट और 2 शर्ट से आप कितने जोड़ी कपड़े बना सकते हैं। बट शर्त यह है कि कोई भी पैंट शर्ट सेम मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या आप पता चला आप ये पैंट ये शर्ट पहन के चले गए, अगले दिन फिर वही लेके चले गए, तो ये फिर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो है 3 पैंट और 2 शर्ट की हेल्प से जो है आप बताइए कि कितने जोड़ी कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो आप सोचने लगेंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं ना, ये वाली पैंट इस शर्ट के साथ पहन लेंगे तो 1 जोड़ी कपड़ा हो गया, और इसी पैंट के साथ ये वाला शर्ट पहन लेंगे तो 2 हो गए। अब आप फिर सोचेंगे इस पैंट के साथ ये शर्ट ए पहन लेते हैं और इस पैंट के साथ ये शर्ट पहन लेते हैं तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पैंट के साथ ये शर्ट पहन लेंगे और इसी पैंट के साथ ये शर्ट पहन लेंगे। तो टोटल कितने जोड़ी कपड़े आप बना सकते हैं 3 पैंट और 2 शर्ट की मदद से, तो आप कहेंगे 6। आखिर ये 6 आया कैसे, मुझे पता था कि हमारे पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तब भी तो 6 ही आंसर आएगा। यानी आप डायरेक्ट बता सकते थे कि इससे जो है 6 जोड़ी कपड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आप केवल सिचुएशन सुनिए। अब अगर मैं आपको कुछ इस टाइप की सिचुएशन बताऊं, क्या आप सपोज करिए आपको जो है लखनऊ से जो है दिल्ली जाना है। ठीक, कहाँ जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है। और लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 4 रेलगाड़ी हैं। ठीक है, आपके पास कितनी रेलगाड़ियाँ हैं, 4 रेलगाड़ी हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप जो है लखनऊ से दिल्ली कितने तरीक़ों से या फिर कितनी विधियों से जाकर आप वापस लौट सकते हैं किसी अन्य गाड़ी से। देखिए, किसी अन्य गाड़ी से कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करिए जिस गाड़ी से आप लखनऊ से दिल्ली गए हैं उस गाड़ी से आपको वापस नहीं आना है, तो आप कितने तरीक़ों से या फिर कितनी विधियों से आप जो है लखनऊ से दिल्ली जाकर वापस लौट सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हमें देखिए लखनऊ से दिल्ली जाना है और लखनऊ से दिल्ली कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं, 4। तो आप कहेंगे कि जो है लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए किन्हीं 4 गाड़ियों में से किसी एक से जाया जा सकता है। यानी आप कहेंगे कि हमारे पास जाने की कितने विधियाँ हैं,
4 विधियाँ, मैं चार रेलगाड़ी में से किसी भी रेलगाड़ी से जा सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है 4 रेलगाड़ी जाएंगे तो 4 रेलगाड़ी वापस भी आनी है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैंने आपसे ये कहा है कि आप जिस गाड़ी से जाएंगे उससे लौटना नहीं है। तो आप सपोज करें किसी एक गाड़ी से गए तो आप उससे तो लौटेंगे नहीं, तो वापस आने के आपके पास कितनी रेलगाड़ियाँ हैं, तो आप कहेंगे कि आपके पास 3 रेलगाड़ियाँ हैं, है ना। यानी अगर लखनऊ से दिल्ली जाया जाए तो हमारे पास 4 विधियाँ हैं, लेकिन जब अगर आपको वहाँ से वापस आना है तो वापस आने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ। यानी आप 3 रेलगाड़ी में से किसी भी एक रेलगाड़ी से वापस आ सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप जाकर वापस लौटने के कुल कितने प्रकार से आप जो है लखनऊ से दिल्ली जाकर लौट सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जाने के हमारे पास 4 विधियां हैं और वापस आने के 3 विधियां हैं। आप अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो टोटल आएगा 12। यानी कि आप 12 विधियों से या फिर 12 तरीके से आप लखनऊ से दिल्ली जाकर वापस लौट सकते हैं, और इन 12 तरीकों में आप जिस रेलगाड़ी से जाएंगे उस रेलगाड़ी से वापस नहीं आएंगे। अब आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1-2 सिचुएशन में आपको और बताता हूँ। आप सपोज करिए आपके पास कुछ डिजिट दे रखे हैं, मैं मान लेता हूँ वो डिजिट मेरे पास है 1 2 3 4 5। ठीक, आपके पास ये डिजिट है, यानी ये अंक आपको दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप इन अंक की मदद से जो है 3 अंकों की संख्या बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 आपको अंक हैं आपके पास, और इन 5 अंक की मदद से आप 3 अंकों की मुझे संख्या बनाइए। लेकिन शर्त ये है कि आप कोई भी अंक जो है रिपीट नहीं कर सकते हैं। सपोज मान लिया आपने यहाँ पे 5 ले लिया, आपको 3 अंकों की संख्या बनानी, तो आप फिर आगे 5 नहीं लिख सकते, यानी आप अंक को रिपीट नहीं कर सकते हैं, कंडीशन है ये। तो आप सोचेंगे कि हमको चलिए ठीक है 3 अंकों की संख्या बनानी है, चलिए मैंने यहाँ पे 3 प्लस बना दी, 3 अंकों की संख्या बनानी थी। अब देखिए हमारे पास कितने अंक हैं यहाँ पे, तो 5 अंक हैं। मैं यहाँ से कोई भी 5 में से कोई भी एक अंक रख सकता हूँ, यानी हमको जो है यहाँ पर 5 में से किसी भी अंक को रख सकते हैं। इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं, यानी हमारे पास 5 ऑप्शन, यानी कि 5 विकल्प हैं। इन 5 में से मैं यहाँ पे कोई भी अंक रख सकता हूँ। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है कि आप अंक को रिपीट नहीं कर सकते, अगर आप मान के चलिए आपने यहाँ पे 1 को लिख दिया तो अब आप आगे 1 तो रख नहीं सकते। फिर आपके पास कितने विकल्प बचे, 2 3 4 5, यानी अब आपके पास 4 ही अंक हैं। इन 4 में से कोई भी एक अंक आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, अब आप सपोज कर लेते, देखिए मैंने पहले सोचा था कि 1 भर दिया गया है, अब मैंने यहाँ पे 2 को भर दिया। ठीक, अब आपके पास कितने विकल्प हैं, यानी कितने अंक हैं जिनको आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, यानी अब आपके पास 3 ऑप्शन है, यानी आपके पास 3 विकल्प हैं, यानी इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 3 विधियाँ हैं। अब आपसे पूछा क्या गया था, आप 3 अंकों की कितनी संख्याएँ बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी कि आप इन अंक की मदद से जो है 3 अंकों की 60 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें कंडीशन क्या थी, इसमें कंडीशन ये थी कि आप जो है कोई भी अंक रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहीं चलो ठीक है यार आप ऐसा करिए ना कि आप अंक को भी रिपीट कर दीजिए, तब आप कितने संख्याएं बना सकते हैं, तब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास 3 अंकों की संख्या बनानी है, यानी आपको 3 स्थान भरने हैं। ठीक है, अब इस केस में आप जो है अंक को रिपीट कर सकते हैं, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मैं कोई भी 5 में से कोई भी एक भर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे हमारे पास भरने के लिए कितनी विधियाँ, यानी हमारे पास कितने ऑप्शन है इस स्थान को भरने के लिए, 5 ऑप्शन हैं, यानी 5 विधियाँ हैं। अब देखिए आप सपोज करिए आप यहाँ पे आपने 1 को लिख दिया, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऐसा करो भाई रिपीट कर दो, तो अब मैं फिर से 1 को रख सकता हूँ, तो अब भी तो आपके पास 5 में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है इस स्थान को भी भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं, तो इस स्थान को भी भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प हैं।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल संख्याएं बताइए, तो आप ऐसा करिए कि आप इन तीनों ऑप्शंस का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए संख्याएं नहीं हैं, ये हमारे पास विकल्प हैं। अगर हम इन सारे विकल्प का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 125। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इन अंकों की मदद से 3 अंकों की संख्याएं बनाइए, तो आप 125 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इन 3-4 सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको जो है आपको इस सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। और ये जो मैंने किया है यही जो है क्या है, यही काउंटिंग प्रिंसिपल है, यानी यही गलन सिद्धांत है। और गलन सिद्धांत का जो बेसिक है वो यही है जो मैंने आपको बताया है। अब देखिए उसी सिद्धांत को मैं सिंपली लैंग्वेज में लिखूंगा, फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर एक गणना का आधारभूत सिद्धांत होता क्या है। और जितने भी मैंने आपको अभी सिचुएशन दिखाए थे, वे सारे के सारे जितने भी सिचुएशन थी वही जो है इस काउंटिंग प्रिंसिपल का क्या है, बेसिक है। और काउंटिंग प्रिंसिपल वही कहता है जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो है हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो मैथमेटिक्स है बिल्कुल कुछ हटके ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सिद्धांत को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। जब या फिर यदि कोई संक्रिया यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, यदि कोई संक्रिया m विधियों से हो सके और जब यह किसी एक विधि से हो चुकी हो, तब दूसरी संक्रिया n विधियों से की जा सके, तो दोनों संक्रियाएं साथ साथ m इंटू n विधियों से की जा सकती है। यानी जो गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है, यानी जो काउंटिंग प्रिंसिपल है, वो कहता है कि अगर कोई भी ऑपरेशन यानी कोई भी संक्रिया m विधियों से हो सके और जब यह किसी एक विधि से की जा चुकी हो तथा दूसरी संक्रिया n विधियों से की जा सके, तब दोनों संक्रियाएं साथ साथ यानी एक साथ जो है m इंटू n विधियों से की जा सकती हैं। देखिए ये लैंग्वेज से आपको कुछ खास समझ में आया नहीं होगा, तो मैं अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे, सिचुएशंस बताई थी, उनको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा था कि आप करिए क्या कि 1 2 3 4 5, आप इन 5 अंकों की मदद से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। शर्त यह है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो आपने क्या किया था, आपको पता था कि मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैंने यहाँ पे 3 स्थान बना दिए। अब मुझे पता है कि अगर हम इस स्थान पर भरना चाहें तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितनी विधियों से हम इस स्थान को भर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हमारे पास 5 अंक हैं, तो इन 5 में से कोई भी अंक हम यहाँ पे रख सकते हैं। यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, यानी कि 5 क्या है, विधियाँ हैं। अब कंडीशन ये है कि आप कोई भी अंक रिपीट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे कितने अंक भर सकते हैं, यानी आपके पास कितने ऑप्शन हैं। आपको पता है आप अगर कोई भी एक अंक यहाँ पे भर चुके हैं तो अब आगे उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1 को फिल कर दिया, तो आप आगे 1 को फिल नहीं कर सकते। तो अब आपके पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 विकल्प हैं, यानी 4 विधियाँ हैं।
ठीक है। और इस स्थान को भरने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 को फिल कर दिया, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन है इस स्थान को फिल करने के लिए? तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे, ऑप्शन का मतलब विधियाँ लिखे कि मतलब इस स्थान को 5 विधियों से भरा जा सकता है, और इस स्थान को हम लोग 4 विधियों से भर सकते हैं, और इस स्थान को 3 विधियों से भर सकते हैं। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल आप पढ़िए, इन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन m विधियों से हो सके। जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन को भरने के हमारे पास 5 विधियाँ थी, वैसे ही यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन को m विधियों से किया जा सके, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑपरेशन को जो है m विधियों से किया जा सके। उसके बाद उसमें से कोई एक हो गया हो, लिखा है ना कि और जब यह किसी एक विधि से हो चुकी हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन को फिल कर दिया है, उसके बाद तब दूसरी संक्रिया n विधियों से की जा सके। तब देखिए जो दूसरा स्थान भरने के लिए हमारे पास कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि n विधियों से किया जा सके। अब जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है, यानी जो गणन का सिद्धांत कहता है कि जो m इंटू n है, इतनी विधियों से दोनों संक्रियाएं साथ साथ हो सकती हैं। क्योंकि मुझे केवल इन स्थान को नहीं भरना, मुझे टोटल जो है 3 अंकों की संख्याएं चाहिए, मतलब तीनों ऑपरेशन साथ साथ होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ऑप्शन का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी कि 4 पंचे 20, 3 60, यानी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की? इन अंकों की मदद से तो 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे इस गणन का जो सिद्धांत है, जिसने कहा था कि अगर कोई भी ऑपरेशन m विधियों से हो सके और दूसरा ऑपरेशन यानी संक्रिया n विधियों से हो सके, तो अगर इनका जो गुणनफल होगा उतने तरीक़ों से दोनों ऑपरेशन साथ साथ किए जा सकते हैं। तो वैसे ही इस स्थान को भरने के हमारे पास 5 विकल्प थे, इस स्थान को भरने के पास हमारे पास 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर 3 ऑप्शन थे। अगर हम इन तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो 60 संख्याएं बनाई जा सकती, क्योंकि मुझे तीनों साथ साथ में चाहिए थे, ठीक है। आई होप आपको अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि आखिर एक गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जैसे मान लेते कोई भी ऑपरेशन m विधियों से हो सके और उनमें से कोई एक ऑपरेशन किया जा सके, मतलब किया जा चुका हो, तथा दूसरा ऑपरेशन यानी कि दूसरी संक्रिया n विधियों से की जा सके, तो दोनों संक्रियाएं साथ साथ m इंटू n विधियों से की जा सकती हैं। तो दोनों लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो दोनों संक्रियाएं साथ साथ m इंटू n विधियों से की जा सकती है, ठीक है। तो आइए इसी पर बेस्ड हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर्षरूप शर्मा यानी कि रत्न प्रकाशन की बुक का सलूशन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा आगे पीछे रहेगा, ठीक है। मैं A to Z मतलब 1 2 3 4 5 ये मैच नहीं करेगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना है, मैं जिस कंसेप्ट को कराऊंगा उसी कंसेप्ट पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, मैं पहले उनको कराऊंगा, बाकी उसके बाद में कराऊंगा, ठीक। कंसेप्ट वाइज करेंगे, जिस टाइप से बुक में क्वेश्चन दिए गए नंबर वाइज उस टाइप से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7A, और ये सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा अगर आपके पास बुक नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सबसे पहले करेंगे, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि कानपुर और इलाहाबाद के बीच 7 रेलगाड़ियाँ जाती और आती हैं। यानी कि कानपुर से इलाहाबाद के बीच जो है 7 रेलगाड़ियाँ जाती हैं और आती हैं। बताओ एक आदमी इलाहाबाद से कानपुर जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस रेलगाड़ी से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। तो अभी अभी मैंने इस टाइप की सिचुएशन आपको बताई थी कि अगर वह व्यक्ति को जो है, देखिए इलाहाबाद से कहाँ जाना है, इलाहाबाद से जाना है कानपुर, ठीक है। अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच जो है 7 रेलगाड़ियाँ जाती हैं और 7 रेलगाड़ियाँ वापस आती हैं। अब आप खुद को इमेजिन करिए, अगर आपको जैसे इलाहाबाद से कानपुर जाना है तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास 7 विकल्प है, यानी कि 7 विधियों से जो है मैं इलाहाबाद जा सकता हूँ।
और क्वेश्चन में कहा गया कि भैया आप जिससे जाएंगे उससे वापस नहीं आएंगे। तो आप किसी भी एक रेलगाड़ी से अगर गए हैं तो उस रेलगाड़ी से तो आप वापस आएंगे नहीं। तो वापस आने की कितनी विधियां हैं आपके पास? 6 विधियां हो गई। यानी कि जाने की विधियां आपके पास 7 हैं, वापस आने की विधियां कितनी हैं? 6 हैं। अगर आपको वापस जाकर और आना है, यानी कि दोनों संक्रियाएं साथ साथ हों, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो है आप जाने की जितनी विधियां हैं, वापस आने की जितनी विधियां हैं, अगर आप उनका गुणा कर देंगे तो उतनी विधियों से जो है आप इलाहाबाद से कानपुर जाकर वापस लौट सकते हैं। तो इसी का सलूशन हम लोग करते हैं। तो आप लिखेंगे कि इलाहाबाद से, सलूशन है इलाहाबाद से कानपुर जाने के लिए 7 रेलगाड़ियां हैं, 7 रेलगाड़ियां हैं, अतः जाने की 7 विधियां हैं हमारे पास ना। और चूंकि जिस गाड़ी से जाते हैं, चूंकि जिस रेलगाड़ी से जाना है, चूंकि जिस रेलगाड़ी से जाना है उससे लौटना नहीं है, अतः वापस आने की 6 विधियां हैं। इसलिए इलाहाबाद से कानपुर जाकर वापस लौटने की कुल विधियां, क्योंकि आपको साथ साथ चाहिए, मतलब आपको जाना भी है और वापस आना भी है। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता था? क्या अगर कोई ऑपरेशन m विधियों से हो सके और दूसरा ऑपरेशन n विधियों से हो सके तो m × n विधियों से दोनों ऑपरेशन साथ साथ होंगे। यानी कि आप अगर 6-7 विधियों से जाएंगे और 6 विधियों से वापस आएंगे तो दोनों ऑपरेशन साथ साथ चाहिए, तो कुल विधियाँ हो जाएंगी 7 × 6 यानी कि 42। यानी कि एक व्यक्ति जो है 42 तरीक़ों से, यानी कि 42 विधियों से जो है इलाहाबाद से कानपुर जाकर वापस लौट सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन को मैंने किस लॉजिक से सॉल्व किया है। बेसिक लॉजिक पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप 10 लेटर ले लीजिए, उनकी हेल्प से जो है आपको 4 अक्षर के कोड बनाने हैं और वो कोड कितने बनाए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कोड में कोई भी अक्षर यानी कोई भी लेटर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप क्या करिए, तो आपको पता है यहाँ पे जो कुल अक्षर कितने हैं, तो आप इसका सलूशन इस तरीके लिखेंगे कि कुल अक्षरों की संख्या ये हमारे पास कितने हैं? 10 है। ठीक, तो आपको पता है, देखिए आप कितने अंकों, मतलब कितने लेटर्स का यूज करके जो कोड बनाएंगे, तो आपको पता है कि आपको 4 अक्षरों का कोड बनाना है। ठीक, तो मैंने ऐसे 4 स्थान लिख दिए। अब आपको पता है, इसमें याद रखिएगा कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे लेटर लिखना चाहें तो हमारे पास कितनी विधियाँ हैं? तो आप कहेंगे कि हमारे पास कुल 10 लेटर हैं, तो 10 में से कोई भी हम यहाँ पे लेटर फिल कर सकते हैं। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 10 विधियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद चूँकि आपको पता है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी एक लेटर यहाँ पर आ गया है तो अब यहाँ पर भरने के कितने विधियाँ हैं हमारे पास? तो 9 हो गए। अब देखिए 2 लेटर मैंने यूज कर लिए, तो इस स्थान को भरने के लिए कितनी विधियाँ हैं हमारे पास? 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भरने के हमारे पास 7 विधियां हैं। अब देखिए काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास जितनी भी विधियां हैं अलग अलग ऑपरेशन की, अगर आप उनको एक साथ चाहें तो आप उनका आपस में क्या कर दीजिए? गुणा। तो अतः हम कह सकते हैं कि कुल
कोडों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 × 9 × 8 × 7, यानी कि हो जाएगा 10 × 9 90, 8 7 जा 56, यानी कि 8 7 56, तो 9 6 54, उसके बाद 9 5 45, 5 50, यानी कि 5040, यानी कि 10 अक्षरों की मदद से जो है हम 5040 4 अक्षर के कोड बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं भी डाउट रह गया होगा तो आप बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए करते हैं 1-2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सिक्का है, आपको उसको 3 बार उछालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 14। जैसे 3 प्लेसेस हैं, या फिर कहें कि आपको सिक्का ही है एक, उसको 3 बार उछालना है। आप मुझे बताइए अगर एक सिक्के को अगर आप उछालते हैं तो क्या होगा। तो आप कहेंगे अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि अगर एक सिक्के को उछालने पर जो संभव परिणाम होते हैं कितने होते हैं, 2। आपने एक सिक्के को अगर उछाला है तो 2 परिणाम संभव हैं। वैसे ही फिर से अगर आप उसी सिक्के को उछाल रहे हैं तब भी 2 ही परिणाम हैं भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर से आपने क्या किया, फिर तीसरी बार आपने उस सिक्के को उछाला तब भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब भी उसमें जो संभव परिणाम है यानी कितने हैं, 2 ही हैं। अब चूंकि मुझे एक सिक्के को 3 बार उछालना है, देखिए मैंने अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोबारा उछालेंगे तब भी हेड या टेल आएगा, और अगर तीसरी बार उछालें तब भी हेड या टेल आएगा। मुझे तो तीनों साथ साथ चाहिए ना। तो भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कहता है, प्रिंसिपल काउंटिंग कहता है कि अगर कोई भी अलग अलग विधियों से संक्रियाएँ हो सके तो उनका गुणनफल ही हमें जो है कुल विधियाँ दे देगा, साथ साथ हों, यानी कि कुल संभव जो परिणाम होंगे, कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगी वो इनके गुणनफल से मिल जाएगी, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 8, यानी कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। यानी अगर एक ही सिक्के को अगर हम लोग 3 बार उछालते हैं तो कुल कितने संभव परिणाम होंगे, 8। ठीक है, तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, यानी आपको 5 झंडे दिए गए, वो जो भी क्या है डिफरेंट कलर के हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, यानी उन झंडों के हेल्प से आपको सिंबल बनाने हैं। और यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे एक, यानी एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपके पास टोटल झंडे कितने हैं, 5। तो आप इसमें लिख दीजिए कुल झंडों की संख्या, कुल झंडों की संख्या ये कितनी है, 5। आप सपोज करिए मान लिया आपने इस तरीके का कुछ सिंबल बनाएंगे, आप यहाँ पे पहला झंडा लगाएंगे, उसके नीचे दूसरा झंडा लगाएंगे, क्योंकि आप 2 झंडे की हेल्प से ही आपको सिंबल बनाना है। तो आप मुझे बताइए भैया अगर आप यहाँ पे कोई भी झंडा लगाना चाहते हैं संकेत बनाने के लिए तो आपके पास कितने विकल्प हैं, यानी कितनी विधियाँ हैं। तो भैया आपके पास 5 झंडे हैं, 5 झंडों में से कोई भी एक झंडा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यानी इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं, 5 विकल्प हैं, और उसके नीचे दूसरे का प्रयोग करना है। अब आपको पता है कि अगर आप डिफरेंट कलर के झंडे हैं और आप सिंबल बना रहे हैं तो यहाँ पे जो दूसरा झंडा है वो तो दूसरे ही कलर का आएगा ना, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट कलर के हैं। तो 5 में से कोई भी एक आ गया। अब आपके पास कितने झंडे बचे, 4, यानी कि यहाँ पर भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। और जो काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप इनका आपस में गुणा कर देंगे तो दोनों का साथ साथ होना पता चल जाएगा कि वो दोनों एक साथ कितनी विधियों से की जा सकते हैं। तो यानी आप लिखेंगे चूँकि संकेत के लिए
2 झंडों की आवश्यकता है, 2 झंडों की आवश्यकता होगी। अतः आपसे क्या पूछा गया था कि जो है कितने संकेत बनाए जा सकते हैं। अतः उत्पन्न किए गए संकेतों की संख्या, किए गए संकेतों की संख्या क्या हो जाएगी 5 × 4 यानी कि 5 चौके 20, यानी 5 झंडों की हेल्प से अगर आप 2-2 को लेकर संकेत बनाएंगे तो कुल 20 संकेत यानी कि 20 सिंबल बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं होगी तो आप बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।